ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब के आने से यहाँ पर एक तो पार्टी मजबूत हुई, इंतज़ामिया के साथ हमारा राब्ता बेहतरीन हुआ। डिप्टी कमिश्नर साहब और DPO साहब और दूसरी इंतज़ामिया जो है उनको सांगला हिल के मसाइल सुनने में, समझने में बेहतरी आई। इस शहर के खंडरात को देखकर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मुहिब्बे वतन या कोई अवाम दोस्त आदमी कभी इक़्तिदार में रहा हो? खान साहब ने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर देंगे। 23 दिसंबर तो गुजर गई, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? और इस शहर को मैं इस तरह संवारूंगा जिस तरह मैं अपने घर को मैंने संवारा, या जिस तरह मैंने अपने घर को खूबसूरत बनाया, इस तरह मैं इस शहर को संवारूंगा, अल्लाह ने अगर मौका दिया। और 1 लाख नौकरी का प्रोजेक्ट बन रहा है कि काश, मैं तो अल्लाह से दुआ करता था काश कि इजाज़ शाह हमारे हल्के का एमएनए होता। पर लोग उन्हें मोहसिन ननकाना कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो पहले मोहसिन सांगला है फिर मोहसिन ननकाना है। फरिश्ता नहीं है इजाज़ शाह, फरिश्ता नहीं है। तो हर बंदा शशोपांज में है कि क्या होने जा रहा है, किसको टिकट मिलेगी, कैसे टिकट मिलेगी। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है अल्लाह ताला के घर कि पार्टी इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे उम्मीदवार नामजद कर रही है। अमीरों का नुमाइंदा हूँ, शौक नहीं है कि मुझे लोग कहें कि मैं अमीरों का नुमाइंदा हूँ, मैं जागीरदारों का नुमाइंदा हूँ, मैं बदमाशों का नुमाइंदा हूँ, मैं कब्जा ग्रुप का नुमाइंदा हूँ। मुझे फख्र है कि मैं उसका नुमाइंदा हूँ, मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ जिसकी कोई आवाज़ नहीं, जो जूते काट रहा है, जो लकड़ी का काम कर रहा है। मुझे आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए और आज़ाद इलेक्शन लड़के अपनी वर्थ ज़्यादा बनानी चाहिए। अगर मैं आज़ाद इलेक्शन नहीं जीत सकता फिर ही मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत है ना। सफदराबाद रोड शुरू होने से के बाद कह लें कि अवाम के अंदर खुशी की जो लहर दौड़ गई है वो तो एक तरफ, आपकी फीलिंग क्या है? पंजाब पूरे में मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पंजाब में सांगला हिल वाहद कस्बा है जहाँ पर हुक्मरान MPA MNA हार गए, और इसके बावजूद यहाँ पर सफदराबाद रोड जो शुरू हुई है वो 1 अरब और 12 करोड़ रुपए का मंसूबा है। 2 अरब और कोई 70-80 करोड़ रुपया लेकर इन तीनों सड़कों के लिए दिया। मियां आतिफ साहब इस कार्य खैर में शामिल है। आप लोगों ने अपने जो अपना सपोर्टर थे जिनके पेट्रोल पंप्स थे उनको फटीकें डाली कि 200 लीटर तुम्हारी तरफ है, 500 लीटर तुम्हारी तरफ है, और बल्दिया की ट्रालियां ली। जब 2 महीने नून लीग की हुकूमत आई आपने पानी निकाला और आपने हीरो बनने की कोशिश की। हीरो किरदार से बना जाता है। अगर असम्बलियाँ चंद दिन बाद तहलील हो जाती हैं तो आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ने की तैयारी मुकम्मल है? सीवरेज का गंदा पानी जो साफ पानी से मिलता है और जिसकी वजह से 70% सांगला में हेपेटाइटिस की बीमारियां फैल रही हैं, लोगों के जिगर खराब हो रहे हैं, लोगों के बच्चे फौत हो रहे हैं, लोगों के बुजुर्ग फौत हो रहे हैं, लेकिन मकामी सियासतदानों के तो सर पर जूं नहीं रेंगी। जो अपने आप को इस धरती का बेटा कहते हैं, जो अपने आप को शहनशाह तमीर कहते थे, जो कोई शेर शाह सूरी कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाकरा। मैं हूं बिलाल मुबशर। शहर सांगला हिल के एक ऐसे शख्सियत के साथ आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिन्होंने जब भी सियासत में उनको मौका मिला है उन्होंने तहलका ही मचाया है, सबको हैरान कर दिया है। कोई ओहदा छोटा हो या उनके पास ओहदा बड़ा हो या उनके पास ओहदा ना भी हो, वो हमेशा सांगला हिल की आवाम के लिए वो तमाम काम कर जाते हैं जो हमने सिर्फ सोचे होते हैं, या फिर दूसरे सियासतदानों ने अपनी तकारीर में और वोट लेने के लिए नारों की बुलंद आवाज़ में ये ऐलान किए होते हैं कि हम ये काम करेंगे। वो तो नहीं कर पाते, लेकिन फर्जंदे सांगला हिल मलक मोहम्मद आज़म हमेशा ही कर जाते हैं। उन्होंने चंद दिन पहले कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी हमें तवक्को तो थी लेकिन ऐसी नहीं थी जिस ज़ोर शोर के साथ उन्होंने काम का आगाज़ किया है। हमारे साथ आज एक बार फिर टाकरा में पहले ऑनलाइन गुफ्तगू की, आज हम उनके दरमियान मौजूद हैं मदनी पैलेस में और उनसे हालात हाजरा के वाले से बात करेंगे। मोहतरम जनाब मलक मोहम्मद आज़म साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये समझता हूँ जी कि इस वक्त मुल्की हालात से हर आदमी परेशान है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी परेशान है, और हम इस नहज पर आ चुके हैं कि अब
हमें ये तमाम लोगों को ये सोचना है और तमाम इस मुल्क के बड़ों को ये सोचना है, तमाम मुल्क के स्टेक होल्डर्स को सोचना है, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और सियासतदानों, लीडरों को, कि हम इस मुल्क को क्या देकर जा रहे हैं और हमारा मुल्क जिन मसाइल से दोचार है, आया हमने अपना वो हक अदा किया है या नहीं। तो यकीनन मेरा ख़्याल है कि जवाब नफ़ी में होगा। हम सब को मिलकर इस मुल्क को पटरी पर लाना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। खान साहब ने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर देंगे। 23 दिसंबर तो गुजर गई, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? आपके सामने जो तमाशा हुआ है वो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। जी जी। और अदालती जो कार्रवाई है वो भी आपके सामने है। हमारे इंटरनेशनल रैंकिंग में करप्शन जो है वो पाकिस्तान का नंबर जो है वो 100 कुछ है। पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं, मेरा 15-20 मुल्क निकाल के हमारा करप्शन पे नंबर 1 है। इसी तरह इंसाफ में हमारा नंबर जो है वो भी तकरीबन 126वां है। और इसी तरह अखलाकियात में हमारा नंबर भी आपके सामने है। तो ये उसका रीप्ले है, उसका काशाना है, उसका खाकसाना है कि हम लोग बहसरियत कौम, हमें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें, ये तारीख़ में रकम होगा। तो मैं समझता हूं कि लोगों को, हम सब ने इस दुनिया से चले जाना, मगर बड़े लोगों को जो इस मुल्क के आला ओहदों पर बैठे हैं उनको तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहिए अपने किरदार और अपने अमल से, ना कि तारीख़ उनको बुरे अलक़ाबात और बुरे अल्फाज से याद कर। जी ऐसे ही है। कुछ हम मकामी सतह पे आप बात कर लेंगे क्योंकि उसमें आपको गुफ्तगू करना पसंद है। मसाइल के ऊपर बात करें, काफ़ी सारे मसाइल भी हैं। पिछले दिनों यानी कि चंद माह पहले हमारे शहर में एक कह लें कि सियासत में बड़ा नाम, जिन्होंने माजी में काफ़ी मलकाबात को भी से भी लोगों को उनको नवाजा गया, वो पार्टी में आए, पार्टी में उनकी शमूलियत हुई। लेकिन उनकी शमूलियत के हवाले से जब ब्रिगेडियर जाशाह साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके आने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है कि उनके आने से पार्टी को कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं? देखिए, मैं ना किसी की ज़ात के मुतल्लक बात नहीं करना चाहता पर्सनल होकर, लेकिन ये बात ठीक है जाशाह साहब की कि जो मुल्क की मकबूल जमातें होती हैं उनको शख्सियात से फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इस वक्त जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, अगर उनको फ़र्क पड़ता होता शख्सियात से, तो फिर शख्सियात उनको छोड़ के जाती। क्योंकि पीडीएम ने जो वजारतों का लालच दिया, जो अरबों रुपए का लालच दिया, क्यों नहीं लोग इमरान खान को छोड़ कर गए? इसलिए कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर इमरान खान साहब को भरोसा करना पड़ता या वो इन पर डिपेंडेंट होते अरकान असम्बली पर, तो ये कभी के उड़ चुके होते अपने अपने घोंसलों से। लेकिन जब वो अवाम को देखते हैं तो फिर कोई नहीं जाता। तो मकसद बात करने का ये है कि अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मैं इतना मजबूत हूँ तो फिर मुझे टिकट की क्या ज़रूरत है? मुझे आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए और आज़ाद इलेक्शन लड़के अपनी वर्थ ज़्यादा बनानी चाहिए। अगर मैं आज़ाद इलेक्शन नहीं जीत सकता फिर ही मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत है ना। तो इसलिए जो भी लोग पार्टियों में शामिल होते हैं वो अपने मुफादात को हासिल करने के लिए शामिल होते हैं। ऐसा ही है। बल्कि जाशाह साहब का शहर सांगला हिल में आकर एक बार पूरे शहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बनाना, जिसमें आपका बड़ा मरकज़ी किरदार था, जलसा किया गया। दूसरी शख्सियात भी हैं लेकिन आपकी तरफ से ही उनको दावत मिली, आपके डेरे पर ही तशरीफ़ लाए। ब्रिगेडियर जाशाह साहब का दौरा इफ्तिताह के अलावा, बाकी मामलों के अलावा, उसके आने से कितना फ़ायदा हुआ? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं अपने अवाम को, इस हल्के की अवाम को, शहर सांगला हिल को ये बताना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह ने उन पर क्या एहसानात किए हैं, इनको पता होना चाहिए।
ये वो बदकिस्मत कस्बा था जिसमें जब डिप्टी कमिश्नर आता था तो कई कई साल उसके किस्से ख़त्म नहीं होते थे। लोग कहते थे डीसी साहब आए हैं, डीसी साहब वहाँ गए थे, डीसी साहब ने मेरे से हाथ मिलाया था, डीसी साहब ने हमारे साथ खाना खाया था। ये इस हल्के की पसमानदगी का लेवल था। यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं होता था। यहाँ पर एक नेगलेक्टेड एरिया था। जब हमारा ताल्लुक ननकाने के शाहों से बना तो उसके बाद उन्होंने हमारे साथ वाबस्तगी के नतीजे में इस शहर को अदालतों का तोहफा दिया। हमारे साथ मिलकर इस शहर को तहसील बनवाने में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया और यहाँ पर THQ हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने की मंजूरी दी। यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल जो मैं ये प्रोजेक्ट लेकर गया तो उसको मंजूर किया और 100 साल बाद वो बिल्डिंग दोबारा तामीर हुई। और बद्दो मल्ली में, अपना चक 45 में और मुख्तलिफ देहात में उन्होंने मेरे कहने पर स्कूल्स बनाए, सड़कें बनाई, नौकरियां दी, हॉस्पिटल्स में हेल्थ में नौकरियां दी। तो आया कोई ऐसा आदमी किसी और हलके में भी है जिसने न्योंदरा डाला हो, जिसने बगैर किसी गरज के आप लोगों के मसाइल हल किए हों? और अब इस वक्त आप देखें कि फिर एक दफ़ा ब्रिगेडियर जाज शाह साहब के आने से यहाँ पर एक तो पार्टी मजबूत हुई, इंतज़ामिया के साथ हमारा राब्ता बेहतरीन हुआ। डिप्टी कमिश्नर साहब और DPO साहब और दूसरी इंतज़ामिया जो है उनको सांगला हिल के मसाइल सुनने में, समझने में बेहतरी आई। हमारी कोऑर्डिनेशन उनसे बेहतर हो गई। इसके बाद उन्होंने जो इस वक्त जो हम पर नेकी की, हम पर एहसान किया, इस शहर की आप हालत देखें, इस शहर की गलियों की टूट फूट की हालत देखें, इस शहर के सीवरेज का गंदा पानी जो साफ पानी से मिलता है और जिसकी वजह से 70% सांगला में हेपेटाइटिस की बीमारियां फैल रही हैं। लोगों के जिगर ख़राब हो रहे हैं, लोगों के बच्चे फौत हो रहे हैं, लोगों के बुज़ुर्ग फौत हो रहे हैं, लेकिन मकामी सियासतदानों के तो सर पर जूंग नहीं रेंगी। जो अपने आप को इस धरती का बेटा कहते हैं, जो अपने आप को शहनशाह तमीर कहते थे, जो कोई शेर शाह सूरी कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, इस शहर के खंडरात को देखकर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मुहिब्बे वतन या कोई अवाम दोस्त आदमी कभी इक़्तिदार में रहा हो? यहाँ जो थाना कल्चर का हाल है, यहाँ जो पटवारी तहसीलदार के कल्चर का हाल है, यहाँ जो हॉस्पिटल में दवाइयों की चोरी से लेकर और मुख्तलिफ फ्रॉड्स का हाल है, यहाँ पर जो बेआबाद हमारे ग्राउंड्स मुंह चढ़ा रहे हैं उनका हाल है। आप हमारी सड़कें देखें, चारों तरफ से आने वाली सड़कें जो हैं वो नाकाबिले अपना सफ़र थी। लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गए, लोग डाकुओं के हाथों रुल गए, शाम के बाद कोई बंदा इधर नहीं आ सकता था। ये कारकर्दगी है पिछले 40 साल की। बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन इस शहर को देखने के बाद किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं रह जाती, किसी नारे की ज़रूरत नहीं रह जाती। मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम का बड़ा हौसला है, वो इतने दुख से, दर्द से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि सांगला हिल की अवाम को ये सोचना है कि उन्होंने किस रास्ते को अख्तियार करना है। इस दौर में जब PTI का MP और MN भी यहाँ से हार गया, यहाँ से हमने आपके सामने है फैसलाबाद रोड हमने बनवाई, अपना पंडोरिया रोड जो है फाटक से लेकर और सिरानी बलेर तक वो रोड हमने बनवाया। और अब इस वक्त भी आपके सामने है जो तरक्याती मंसूबे आपके सामने। बिल्कुल ऐसे है जी, आपके अंदर की जो मोहब्बत थी जो हमारे इस इलाके के साथ हो, इस आपकी जिन बातों से झलक भी रही है। सारी सी बात है, जिसके अंदर दर्द हो तो वही ये सारे काम करता है, यही जज्बात का इजहार करता है जो आपने किया है। ये माजी गवाह रहा है, इस बात का शाहिद है कि माजी में वो काम नहीं हुए जिनका होना बहुत ज़रूरी था। सफदराबाद रोड इतना बड़ा मुश्किल मरहला था जिसके हवाले से
हमारे जो मौजूदा MNA साहब हैं, साबका MPA साहबान हैं, वो कहते रहे हैं, दावे करते रहे जी असी बना रहे हैं, असी बना रहे हैं, टेंडर रंज हो गए। लेकिन आपने तो कर दिखाया। इस वक्त नाज़रीन तो आप तस्वीर देख रहे होंगे कि ये जो सफदराबाद रोड है वो काम उसके ऊपर शुरू हो चुका है। मलिक साहब, सफदराबाद रोड शुरू होने से के बाद कह लें कि अवाम के अंदर खुशी की जो लहर दौड़ गई है, वो तो एक तरफ, आपकी फीलिंग क्या है? मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, मैं नबी पाक सरकार के दर पर मैं दस्त बदस्त खड़ा हूँ हाज़िरी के लिए, सलाम के लिए, कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझ जैसे नाचीज़ को ये तौफीक दी कि मैंने अपने सांगलाइल के भाइयों बहनों बेटियों का हक़ नुमाइंदगी अदा किया। मेरी उनसे जो रिश्ता है वो मुस्तफ़वी है, मेरा उनसे जो रिश्ता है वो इज़्ज़त का है, एहतराम का है, मोहब्बत का है और ख़िदमत का है। मुझे अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी। पंजाब पूरे में मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पंजाब में सांगलाइल वाहद कस्बा है जहाँ पर हुक्मरान MPA MNA हार गए, और इसके बावजूद यहाँ पर सफदराबाद रोड जो शुरू हुई है वो 1 अरब और 12 करोड़ रुपए का मंसूबा है। ये पहली सड़क है सांगलाइल में 70 साल में जिसमें 1 रुपया कमीशन नहीं लिया गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसकी तामीर से सांगलाइल के सफदराबाद रोड की प्रॉपर्टी जो है, लोगों की प्रॉपर्टी को करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा होगा, लोगों की दुकानों की कीमत बढ़ जाएगी, लोगों के कारोबार की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो वहाँ पर स्कूल्स हैं, एजुकेटर स्कूल है, फौजी फाउंडेशन स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर हज़ारों जो बच्चे जाते हैं वो खड्डों से गिरने से बचेंगे। आगे जो देहात है 45 चक, मोमन, रडियाना, डेढ़ और तमाम देहात जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये जहाँ तक ज़िला ननकाना की हदूद है वहाँ तक ये सड़क बनेगी। अल्लाह ताला के फजल करम से ये सांगलाइल में पहली वाहद सांगलाइल की तहसील है जहाँ पर अरबों रुपए के मंसूबे हैं, और मैं इसमें ब्रिगेडियर रिटायर एजाज अहमद शाह साहब को फिर मोहसिन सांगलाइल कहूँगा। लोग उन्हें मोहसिन ननकाना कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो पहले मोहसिन सांगला है फिर मोहसिन ननकाना है, कि ऐसे लगता है कि एजाज अहमद शाह यहाँ का MNA है, एजाज अहमद शाह यहाँ से वफाकी वजीर था, एजाज अहमद शाह यहाँ से साबक वजीर दाखिला रहा है, कि अदालतें उनके तवस्सुत से बनी, कचहरियाँ उनके तवस्सुत से बनी, तहसील उनकी तवस्सुत से बनी, THQ हॉस्पिटल उनके तवस्सुत से बना। अब जो रोड्स हैं सांगलाइल सफदराबाद रोड 1 अरब 12 करोड़ रुपया उनके तवस्सुत से सड़क बनी। अपना मड़ बलोचा सुखे की रोड उनकी सरपरस्ती में, उनकी मोहब्बत से हमें हमारे साथ मिलकर उन्होंने कायदाना रोल अदा किया। 1 अरब 25 करोड़ रुपए की वो सड़क बन रही है। चूर में 20-30 हज़ार लोग जो अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे थे, दोनों तरफ में नाले बन रहे हैं। मड़ बलोचा कस्बे में नाला बनेगा, बेहतरीन सड़क बनेगी, कारपेट रोड सुखे की रोड तक ज़िला ननकाना की हदूद से भी आगे जाएगी। उसके बाद पंडोरिया इंटरचेंज में 70 करोड़ रुपए की सड़क बनेगी। मैं कहता हूं कि कभी ऐसा हुआ है किसी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट में? आप मुझे दिखाएं कि कभी ऐसा भी हुआ है कि एक लीडर किसी दूसरे हल्के का लीडर हो और खिदमत का म्यार जो है वो इतना ज्यादा हो कि अपने हल्के में तो उसने क्या काम किया है ये भी सुन ले। अपने हल्के में जेल नहीं बनवाई, DCO हाउस नया बनाया, DPO हाउस नया बनाया, DHQ हॉस्पिटल अपग्रेड कर दिया, बुच्चे की सैयदवाला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस बनवाए, तहसील बनवा रहे थे, ननकाना की 2 तहसीलें बनवा रहे थे, कई किलोमीटर लंबी सड़कें कारपेट रोड्स बनवाए, जिम्नेजियम बनवाया, स्पोर्ट्स क्लब बनवाया, ट्रामा सेंटर बनाया। अब इंटरनेशनल बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी 8 अरब रुपए से बनाई, पाक भारत तल्लकात की मजबूती की बुनियाद रखी, PhD वहाँ होगी, संस्कृत की क्लासेस वहाँ होंगी, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की क्लासेस वहाँ होंगी। इस ज़िले के लाखों बच्चे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। इसके बाद
वो नेकी की अपना एजाज शाह ने ननकाना ज़िला के अवाम पर कि ये उसका देन नहीं दे सकते कि पंजाब गवर्नमेंट ने हंगामी तौर पर इंडस्ट्रियल स्टेट ननकाना फ्री टैक्स इंडस्ट्रियल से जोन जो है वो अप्रूव की है, उसकी लैंड रिक्वायरमेंट हो रही है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये 1-2 माह में ये इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और 1 लाख नौकरी का प्रोजेक्ट बन रहा है। आप मुझे बताएं कि काश, मैं तो अल्लाह से दुआ करता था काश कि एजाज शाह हमारे हल्के का एमएनए होता, काश एजाज शाह जैसे बंदा हमारे हल्के का एमपी होता तो हमारा भी नसीब सबर जाता, हमारा भी वही तरक्की की रफ्तार होती जो ननकाना शहर में हुई है, जो ननकाने के लोगों के पर उसकी बेशुमार ने किया, ठीक है, और उसके एवज उन्होंने कुछ मांगा तो नहीं। तो मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें हमारा एमएनए इस वक्त जो दे वो उस नक्शे कदम पे चल रहा हो। मैंने मियां आतिफ साहब जो मेरे भाई हैं, एमपी हैं, हम दोनों ने क्यों ये फैसला किया कि हमने एजाज शाह साहब की सरपरस्ती में इस डिस्ट्रिक्ट में सियासत करनी है, इसलिए कि उनको वो कोई फरिश्ता नहीं है, एजाज शाह फरिश्ता नहीं है, उनसे भी लाख गलतियां हुई होंगी, उनसे भी लोगों को इख्तलाफ होगा, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो आप जिसको डिनाई नहीं कर सकते, आप जिसको फरामोश नहीं कर सकते, उसके इतने असरानात हैं इस डिस्ट्रिक्ट पे। कल को हो सकता है मेरे उनके साथ ताल्लुकात आज जैसे ना रहें, लेकिन ये बात कि उन्होंने खिदमत नहीं की ये झूठ है, ठीक है। इस जिले को जब उन्होंने बनवाया, जब मुशर्रफ हुक्मरान था, वो भी एक अजूबा था कि इस डिस्ट्रिक्ट की आबादी पूरी नहीं हो रही थी, उन्होंने अपना असर इस्तेमाल करके इसको डिस्ट्रिक्ट बनवाया, इसकी 3 तहसीलें बनवाई और अब देखिए अब भी उन्होंने क्या किया, इस शहर को अपना शहर समझा, इस शहर के बेटों को अपना बेटा समझा, इस शहर के बुजुर्गों को अपना भाई समझा। और मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब से उन्होंने 4 अरब रुपया तकरीबन, नहीं 4 अरब नहीं सॉरी 2 अरब और कोई 70-80 करोड़ रुपया लेकर इन तीनों सड़कों के लिए दिया। मियां आतिफ साहब इस कार्य खैर में शामिल है, वो उनका क्योंकि तहसील शाहकोट जो है वो पीपी 131 में उसकी 7-8 यूनियन काउंसिल हैं, उनका एक अपना पहले से राब्ता था मेरे हलके में, अब वो 132। तो हमने ये कम्बिनेशन बनाया है अवाम की खिदमत के लिए। लोग ये समझते हैं कि ये कम्बिनेशन किसी को रोकने के लिए बनाया गया है, किसी को मजबूर करने के लिए बनाया गया, नहीं। मेरी नज़र में पहले सांगला हिल की अवाम है, पहले मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी कोई दुनिया में नेमत नहीं है जो उसने मुझे नहीं दी, तो मैं उसके एवज मैं अपने दिल में तैयार किया कि मैं अपने शहर के लोगों को अपनी इज्जत समझूंगा, अपना भाई समझूंगा, अपना बेटा समझूंगा, अपनी बेटियां समझूंगा, अपनी बहनें समझूंगा और इस शहर को मैं इस तरह संवारूंगा जिस तरह मैं अपने घर को मैंने संवारा, या जिस तरह मैंने अपने घर को खूबसूरत बनाया, इस तरह मैं इस शहर को संवारूंगा, अल्लाह ने अगर मौका दिया इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अब मालूमात आपने फराहम की, ख़ासतौर पर ज़िला ननकाना के हवाले से। तो हमें ज़िला ननकाना जाने के लिए शाहकोट रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो शाहकोट रोड के हवाले से सबसे पहले, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे पहले खबर आपने ही दी थी, आपने ही वीडियो जारी की, आपने ही पैगाम दिया कि शाहकोट रोड का इफ्तिताह हो रहा है। फिर दूसरे लोग बीच में वो अलग अलग डिबेट हो जाएगी। शाहकोट रोड का बाकायदा इफ्तिताह हुआ जिस तरह ऑफिशियल होना चाहिए था, काम भी शुरू हो चुका है, तकरीबन आखिरी मराहल में जाकर रुक गया है। रुकने की वजह क्या है और कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जिस तरह चोरों, डाकुओं और लुटेरों की, आसिफ जरदारी टाइप लोगों की, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, लोगों को उलझाने के लिए इमरान खान की घड़ी को इशू बनाया जाता है और अरबों रुपया जो है उसकी लूटमार को नजरअंदाज कराने की कोशिश की जाए। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि जिन लोगों को ये सड़क बनानी थी पिछले 30 साल में, उन्होंने तो बनाई नहीं, उन्होंने तो 3 दफा कमीशन ले लिया और इस सड़क को 3 दफा बना के कागजों में तोड़ दिया। अब जिन्होंने बनाई है उन पर तनकीद कर रहे हैं लिमिटेड एंड सिलेक्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी, क्यों? ताकि हमें बदजन किया जाए। भाई हमारे जुम्मे तो ये सड़क नहीं थी, हमारे तो मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली हार गए थे यहां से, लेकिन फिर भी हमने वो सड़क के पैसे मंजूर कराए,
बुजदार हुकूमत में इन तीनों सड़कों के पैसे हमने मंजूर कर। अब हमारी मुखालिफ पार्टी के लोग, जब लोगों ने रिस्पॉन्स देखा, अवाम का रद्द अमल देखा, अवाम की तरफ से हमारी पजीराई और उनकी नकाती देखी, तो वो आग बगोला हो गए। कोई कह रहा मेरा प्रोजेक्ट है, कोई कह रहा मेरा प्रोजेक्ट है। ओ भाई, तुम लोग 30 साल हुकूमत में रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट कहां है? अगर तुम लोगों के प्रोजेक्ट होते तो नजर ना आते। सांगला जो है वो एक डेवलप्ड सिटी ना बन जाता। जिन लोगों ने आज से 15 साल पहले ननकाने को देखा और आज देखा, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा शहर उसी तरह गंदा क्यों है? हमारा शहर उसी तरह गैर आबाद क्यों है, गैर तरक्की याफ्ता क्यों है? यहां क्यों नहीं मिलने लगती? यहां इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही? यहां रोजगार क्यों नहीं हो रहा? यहां सरकारी नौकरियां क्यों नहीं हो रही? मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का किसने आके खाया है? पिछले 30 साल की सरकारी नौकरियां जो कोटे में MP MNS को मिलती रही थी, कहां है? कहां है मेरे शहर का SP? कहां है मेरे शहर का DC? कहां है मेरे शहर का फूड डायरेक्टर? कहां है मेरे सिविल एविएशन में डायरेक्टर? कहां है मेरे शहर का मेजर जनरल? कहां है? मेरे शहर का शब खून मारा गया। मेरे शहर को जाहल, अनपढ़ रखने की कोशिश की गई ताकि यहां से कोई ब्यूरोक्रेट ना निकले, कोई अफसर ना निकले, कोई बड़ा आदमी ना निकले, ताकि इस शहर के हालात ना बदल जाए। जब इस शहर को आप हालात बदलेंगे, जब बड़े लोग पैदा होंगे, जब तालीम मिलेगी, लोगों को शऊर आएगा, लोगों को पता चलेगा अच्छा बंदा कौन है, बुरा बंदा कौन है। और ये जो माफिया ये पंजे गाड़ना चाहता है, ये जब इलेक्शन आता है, कभी बरादरी के नाम पर, कभी नवाज शरीफ के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, लोगों को लूट कर फरार हो जाता। अगर मेरा मौकफ गलत है, आप जाएं बाजार और सड़क पर खड़े होकर कहें कि ये हमारी नसीब था, ये हमारी किस्मत थी, या जो हमारे हकूक थे वो किधर है? क्यों आज तक मेरे शहर के बच्चों को रोजगार नहीं मिला? किधर है मेरे बच्चों की सरकारी नौकरियां? किधर है मेरे बच्चों की प्राइवेट नौकरियां? किधर है मेरे भाइयों का वो हक जो जिनको वो डिजर्व करते थे? किधर है वो? आप जहां चाहे लोग कहते मेरे पिंड का DC लगा, मेरे पिंड का अपना SP लगा, मेरे पिंड का फलां अफसर लगा। सांगला ही है जिदा कहता कि मेरे पिंड का कोई अफसर नहीं लगा। ऐसे ही है जी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, लेकिन उसमें मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आप जिस जज्बात के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कम बेश 400 के करीब मैं इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, लाइव भी और 2 डिफरेंट भी। पहली बार इतना मज़ा आया कि मैं आंख बंद करके, आंख खोल के, कानों से, दिल से आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, और मुझे मज़ा भी आ रहा है कि आपके जो अंदर के अल्फाज हैं। आप यकीन करें मुबशर साहब, अगर मैं इक़्तिदार का लालच होता ना, तो मैं 15 साल अपोजिशन में ना रहता, मैं 20 साल अपोजिशन में ना रहता। मैंने 20 साल इस शहर की खुददारी को बचाने के लिए अपोजिशन काटी। मैंने इस शहर का मुकदमा लड़ने के लिए अपोजिशन काटी। मैंने अल्लाह ताला के हजूर उसके घर जाकर, खाना काबा के सामने जाकर, मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा के सामने जाकर कई दफ़ा दुआ की। एक दफ़ा नहीं, हमेशा, कि यार रब, अगर तूने मुझे अपने हबीब के सदके मौका दिया, मैं शहर के लिए वो करूंगा कि लोग पाकिस्तान में मिसालें देंगे कि एक बंदा आया था, चाहे उसने एक दफ़ा 1 दिन की MPशिप की, चाहे 5 साल की, वो इसको भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो अंडरपास के वाले से बता दें कि वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासतौर पर। सर जी, अंडरपास देखें, ये एक फ्रस्ट्रेशन थी। अब जो हमारे मुखालिफ सियासतदान है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि जब उन्होंने सड़कें देखी बनते, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट देखे, और ये जो सड़क मुजफ्फर हॉस्पिटल से लेकर सुखे की रोड तक 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सड़क, तो उन्होंने उसमें ड्रामाई सियासत करने की कोशिश की कि हम अंडरपास को चला देंगे। 3 साल हो गए, आप क्यों नहीं चला रहे अंडरपास को? वफाक का महकमा, अब तो 7 महीने हो गए, नून लीग की हुकूमत थी, आप वफाकी रेलवे महकमे से उसको क्लियर करवा कर चला देते। अब क्यों आपको याद आ गया? आप लोगों ने अपने जो अपना सपोर्टर थे, जिनके पेट्रोल पंप्स थे, उनको फटीकें डाली कि 200 लीटर तुम्हारी तरफ है, 500 लीटर तुम्हारी तरफ है, और बल्दिया की ट्रालियां ली। जब 2 महीने नून लीग की हुकूमत आई, आपने पानी निकाला और आपने हीरो बनने की कोशिश की। हीरो किरदार से बना जाता है, बातों से नहीं बना जाता। हीरो अमल से बना जाता है। ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं आपने 20 साल अपना अपोजिशन काटी, तो मैंने अपोजिशन अपने ज़मीर के मुताबिक काटी। आसान रास्ता तो सबके लिए मौजूद होता है कि आप जौन सी हुकूमत है उसमें आप शामिल हो जाए।
मेरे जैसे बंदे के लिए क्या है जिसके पूरे अपना हाई लेवल ताल्लुकात भी हैं और अपना रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, मैं तो बड़ी आसानी से लाहौर में जो जिस पार्टी की हुकूमत है मैं उसको उसमें एडजस्ट हो सकता हूँ। लेकिन मैंने हुसैनी रास्ता का चुनाव किया, मैंने सच का रास्ता चुनाव किया कि एक बंदा तो होना चाहिए ना इस शहर में जो खड़ा रहा हो, मजलूम की आवाज बन के, गरीब की आवाज बन के, उस तबके की आवाज बन के जिसकी आवाज कोई नहीं है। मुझे शौक नहीं है कि मुझे लोग कहें कि मैं अमीरों का नुमाइंदा हूं, मैं जागीरदारों का नुमाइंदा हूं, मैं बदमाशों का नुमाइंदा हूं, मैं कब्जा ग्रुप का नुमाइंदा हूं। मुझे फख्र है कि मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं जिसकी कोई आवाज नहीं, जो जूते गांट रहा है, जो लकड़ी का काम कर रहा है, जो गुर्बत में अपने बच्चों के लिए फ्रूट पर सड़े हुए अपना फ्रूट बेचकर आधी रोटी लेकर जाता है। मैं उसकी आवाज बनना चाहता हूं। उसकी आवाज के लिए कष्ट काटना पड़ता है, उसकी आवाज के लिए कीमत देनी पड़ती है, और मैं कीमत दे रहा हूं। मैंने पहले भी दी थी, मैं अब भी दूंगा, मैं आगे भी दूंगा, इसलिए कि मेरा नजरिया क्लियर है कि रब राजी तो सारा जग राजी। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा मसाइल से जरा ऊपर आते हैं, चूँकि आप जज्बाती मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाते हैं जब भी मसाइल के वाले से बात होती है। अगर हम देखें पिछले चंद दिनों में ना एक बहुत बड़ा इशू जो चल रहा है वो CEO बल्दिया की तरफ से जो दुकानें सील की गई हैं, हर एक शख्स ने उसके वाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। अंजुमन ताजरा की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है, एहतजाज भी हो रहे हैं, सहाफ़त भी और अवामी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। आपकी तरफ से खामोशी क्यों है? मेरी तरफ कोई खामोशी नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को से मैंने राब्ता किया, मैंने उनके मसाइल बताए, और आज गल्ला मंडी की सारी दुकानें खुल गई हैं माशाल्लाह। आप बाकी भी इंशाल्लाह जैसे ही उनकी 1-2 पेपर वर्क कंप्लीट होगा बाकी भी खुल जाएंगी। ये प्लानिंग के तहत इसको सियासी इशू बनाया गया। कुछ बेज़मीर झूठे मक्कार लोगों ने फेसबुक पर इंटरव्यू के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां निकाली, और वो गालियां जो थी वो दुकानदारों के घुटनों और टखनों में बैठ गई। उन्होंने तो अपनी लीडरी चमकाई, उन्होंने तो अपना 2 मिनट का चस्का लिया, लेकिन उन्होंने उन गरीब मजदूर दुकानदारों का पट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग अब जब से इनको हक़ नुमाइंदगी से ये बाहर हो चुके हैं ताजरों से, ये आग बगोला है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मेरी तरबियत और मैं इस काबिल नहीं इन लोगों को समझता कि इन लोगों की घटिया बातों का मैं जवाब दूं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे। लेकिन सबको पता है कि किसी अमीर आदमी को क्या हक पहुंचता है कि वो गरीबों का जो हक है दुकान लेना बल्दिया की और अपना मेहनत मजदूरी करना, किसी करोड़ और अरबपति बंदे को यह हक पहुंचता है कि वो दुकान खुद समेटे किसी के नाम पर, चाहे अपने नाम पर। हमें शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। ये तो ऐसे ही है जैसे मलक आजम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले लें। भाई बल्दिया की दुकानें हैं, उन लोगों का हक है जो माड़े बंदे हैं, जो कम पैसे रखते हैं, वो कम किराया देंगे, कारोबार करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालें। और यहाँ के अगर प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ के अगर सरमायादार, यहाँ के अपना गमाश्ते, यहाँ के मजहबी दहशतगर्द अगर ये काम करेंगे तो क्या वो सूट करता है? लोगों को समझना चाहिए कि ये बहरूपी है, इनको इनके चुंगल में ना है। इनका क्या है, इनका क्या है? पिंड नूं अग लगी। आजकल जिस तरह आपने कहा कि जो सियासतदान हैं वो सरगर्म हैं, दूसरे लोग भी जो मुखालफिन हैं सरगर्म हैं, लेकिन बल्दिया के ख़िलाफ़ करप्शन का नाम लेकर, करप्शन का नारा लगाकर कुछ साफ़ी दोस्त भी सरगर्म हैं, उस वाले से क्या कहेंगे? ये क्यों सारे एक बार पीछे पड़ गए CEO बल्दिया के? मेरे तो पहले से बड़े गिले हैं आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन जो है, जब आप किसी खास बंदे को टारगेट करते हैं तो आपका मुकदमा कमज़ोर हो जाता है। ये तो है। आप जो पुलिस में करप्शन है उसकी निशानदेही करें, आप जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन उसकी निशानदेही करें, आप जो हेल्थ में करप्शन है उसकी निशानदेही करें, आप जो एजुकेशन में करप्शन है उसकी निशानदेही करें। लेकिन जब आप सिर्फ एक बंदे के खिलाफ करी जाएंगे
तो फिर पता चलता कि नहीं यार ये बाइस्ड ओपिनियन है, ये जानिबदाराना ओपिनियन है, ये अपनी नाराज़गी है या कहीं से फीड किया हुआ है, ये मामला। सही है। चूँकि आपकी मुलाकात होती रहती है अफसरान बाला से भी, और अगर पार्टी की बात करें तो बड़ी जो पार्टी की आदत है उनसे होती रहती है, और जो दूसरे लोग आए हैं, जो नए नए आए हैं आपकी पार्टी में, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। तो हर बंदा शशोपांज में है कि क्या होने जा रहा है, किसको टिकट मिलेगी, कैसे टिकट मिलेगी। तो इस वाले से हम बता दें हमें थोड़ा सा कि किसको टिकट मिल रही है, ताकि हमारा जो जहन के अंदर जो प्रेशर बैठा हुआ है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो। ये सवाल जो है ना हमारे हल्के में बड़ा मकबूल सवाल है जी जी, और बड़ा नुक्ता बहस है इस पूरे N111 में। जी जी, उसकी वजह यह है कि जो पुराना टिकट होल्डर था वो अगले अगले हल्के में चला गया, जी जी, तो यहाँ सीट खाली थी। यहाँ पर हर बंदा अपना राग अलाप रहा है मुबशर साहब, जी जी, और हर बंदा ये कहता है कि टिकट मेरी जेब में है। ठीक है, मैं आपको सच बात बताऊं, और आपको पता है अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है सच बात करने की। जी जी, पार्टी की आदत जो है उसको इस हल्के की सारी सूरत हाल का एग्जैक्ट इल्म है, पहली तो ये बात है। ठीक है, क्योंकि जितना टफ कंपटीशन होता है वो मोहतरम दोस्त जो होते हैं ना वो एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं लीडरशिप के सामने जाकर अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। तो लीडरशिप को फ़ायदा ये होता है कि उसको तमाम हालात का पता चल जाता है कि क्या है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, और मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि कुछ जो उम्मीदवार हैं उनको हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है, और वो मेरी बात को समझ रहे हैं। जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, उनको काफ़ी हद तक हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है, और वो शौक में है कि हमने इतनी ज़्यादा लॉबिंग की हुई थी, आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं है जो होना चाहिए। इमरान खान साहब ने टिकट देना, मेरिट पे देना, और मेरिट क्या है लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इस दफ़ा इमरान खान का मेरिट क्या है। मेरिट उनका ये है पार्टी से वाबस्तगी, पहला नंबर मेरिट है। जी जी, और पार्टी की खिदमात, जी जी, ये दूसरा मेरिट है। वो कहते हैं अगर आज भी मेरी टिकट नहीं ना जीतना तो फिर कभी भी नहीं जीतना। इसलिए मैंने ये मेरिट सेट किया। और दूसरी बात यह है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की मशावरत और उनकी रिकमेंडेशन मैटर करेगी डिस्ट्रिक्ट की तमाम टिकटों में। ये टू द पॉइंट बात है, और बहुत सारे लोगों को जिसको मैंने कहा ना शौक में है, और आपको आने वाले दिनों में उनके चेहरों से पता चल जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। 1998 से आपने सियासत का बाकायदा आगाज़ किया है, उससे पहले मलिक मुनीर साहब थे सियासत। आपका तजर्बा उनके तजर्बे पे में भी मर्ज हो चुका है, और जब आप कह लें कि अपोजिशन में रहे हैं तो आपका तजर्बा और वसी हो गया। फिर आप इक़्तिदार में आए तो जब चेयरमैन बैतुल माल बने तो और तजर्बा बढ़ गया। फिर जब आपने बाकायदा ऐलान कर दिया कि आप PP 131 के मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं तो इसमें और तकवीत आ गई। अगर असम्बलियाँ चंद दिन बाद तहलील हो जाती हैं तो आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ने की तैयारी मुकम्मल है? अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने अपने हबीब के सदके करम किया। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है अल्लाह ताला के घर कि पार्टी इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे उम्मीदवार नामज़द कर रही है। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी तैयारी तो है ही है। इमरान खान का समंदर है, और उस समंदर में हमारे मुखालफिन बह जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। उस समंदर में हमारे मुखालफिन बह जाएंगे, और मुझे एडवांटेज ये है कि इस हलके के गरीबों, मस्कीनों, मजलूमों, महकूमों और आम आदमी की वाहद आवाज़ मैं हूँ जो उनके हक की बात करता है, जो उनके लिए बात करता है, और जो उनके लिए हर मुसीबत और हर मुश्किल और हर तगड़े बंदे से टकराने से गुरेज नहीं करता। ऐसे ही माजी इस बात का गवाह है कि आपने सांगला हिल को तहसील बनाने के लिए कोशिश की, आपने एहतजाज भी किए, आपने हर वो काम किया जबकि इस तहसील के ख़िलाफ़
हमारे जो मौजूदा MNA साहब चौधरी बरजीत इफ्तार साहब वो सख्त मुखालफिन में से थे। आपने एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई, फिर हम मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं तो अदालतों की बात कर लें, बहुत सारे आपने काम किए कि जो हम कह लें कि हम उम्मीद करते थे उनसे, जिनको हमने वोट देकर असम्बली में पहुंचाया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किए जो आपने कर दिए। इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि पार्टी किस तरह आपके वो जो है ना, या आप खुद को समझते हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी, किस कदर आप मजबूत उम्मीदवार हैं? बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं जी, तारक सईद गुमन साहब हैं और मैं हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। वो साबिक टिकट होल्डर है, मैं अब उम्मीदवार। जी जी। मैंने पार्टी को कहा कि आप सर्वे करा लें। इंटरनेशनल कंपनी जो है वो ऑलरेडी सर्वे कर रही है, इमरान खान साहब के हुक्म पर खुफिया सर्वे हो रहा है जिसका किसी को पता नहीं, ठीक है। और मैंने कहा सर्वे करा ले। जो पिछला सर्वे हुआ है उसमें सांगला हिल में 90% मेरा अपना मुझे मार्क्स मिले, आउट ऑफ 100। और एक सर्वे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी जिसको सारे पाकिस्तान ओन करता है, उससे मैं खुद भी अपना सर्वे करवा रहा हूँ। तो मैं किसी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह रहा, ठीक है। अगर कोई 10, 20, 50, 100 लोग जो मूवमेंट करते हैं, जिनके मुफादात हैं मुख्तलिफ लोगों में, वो मेरे खिलाफ अगर प्रोपोगेंडा करते भी हैं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गवर्नर पंजाब इधर आए तो मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरी कॉल पे हज़ारों लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही एजाज शाह साहब आए तो हज़ारों लोग आ गए। एजाज शाह साहब यहाँ आए पिछले हफ्ते, उनका फ़िक़दुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, लोगों ने फूल बरसाए, लोगों ने मेन बाज़ारों में ऐसे उनको, उनकी गाड़ी को एक बंदा चूम रहे थे। अब मुझे बताएं तो ये वो, इससे मुझे गरीब आदमी की अपने और उसके दरमियान जो मजबूत ताल्लुक है उसकी मुझे रिकन्फर्मेशन होती रहती है, ठीक है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग समझते हैं, लोग कहते हैं मैं फलां बरादरी से हूँ, मेरा इतना वोट बैंक है। कोई कहता है मैं फलां मैं सरमायादार हूँ, या मैं जागीरदार हूँ, या मैं फलां पार्टी का टिकट है तो मेरे पास इतना वोट बैंक है। मेरा वोट बैंक सबसे पहले इस से मुंसलिक है, मदीना शरीफ से। मैं कहता हूँ सब आशिकाने नबी जो हैं, सब गुलामाने रसूल जो है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। और मैं इंशाल्लाह उनके काज के लिए, उनकी अपना मकसद के लिए मैं पहले भी हाजिर था, आज भी हाजिर। हमारा पहले भी नारा या सैयदी या रसूल अल्लाह, आज भी है, मरते दम तक होगा। और अल्लाह से दुआ है जब मरें तब भी या सैयदी या मुर्शिदी हमारे ज़हन को, हमारे दिल में हो, हमारे दिमाग। अच्छा, आमीन जी। आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अगर कल को इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, आपकी तैयारी मुकम्मल है, आप जब अवाम में जाएंगे, आपको अवाम सपोर्ट करती है, आप जीत जाते हैं, बतौर MP आपकी तरजीहात में सांगला हिल की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम होंगे? इक़दाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तरजीहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेरी उसको अगर समेट लिया जाए जी तो वो 3 बातें होंगी। अच्छा। एक, इज्जत सबकी बराबर होगी, माशाल्लाह। मेरी और वहाँ जो जामा मस्जिद चौक के नीचे बैठा जूते गांट रहा है ना, उसकी इज्जत बराबर होगी। जब वो मेरे पास आएगा तो वो मेरे साथ बैठा होगा, एक तो बात। दूसरी बात, यह कानून सबके लिए होगा, ये नहीं होगा गरीब के लिए कोई कानून सबके लिए होगा, इंसाफ सबके लिए होगा, ठीक है। जबरदस्त। 2 बातें होंगी। और तीसरा मेरा एजेंडा, मेरे नौजवान, इस इलाके के नौजवानों का रोज़गार जो है वो मेरी तरजीह। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। बहुत सारे सवाल थे जिनको शामिल करना चाहते, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि वोट आपके पास जब भी आए, आपके पास एक अमानत होती है, आपने उसी को देना होता है जो आपके दिल की आवाज़ समझता हो, आपके दिल की बात को महसूस करता हो, और आपकी आवाज़ के लिए, आपकी बात के लिए, आपकी सहूलियात के लिए दिन रात मेहनत करता हो, हुकाम बाला के पास जाकर आपके लिए आपके हुकूक मांगता हो और लाकर आपको देता हो, बल्कि जोली में डालता हो, तरक्याती काम करवाता हो, सहूलियात से आपको मुज़य्यन करता हो, आपको तालीम से आरास्ता करता हो, और नौजवानों को रोज़गार देने के लिए यकीन दिलाता हो। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।